Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video. This video will be the continuation of my previous two videos based on turbine, where I have already discussed about the function of turbine and how it helps in driving the compressor, and then we have seen that why we are using loose fit assembly for the attachment of stator vanes between the inner and outer shroud, and then we have also seen like inner and outer shroud. Apart from inner and outer shroud, we have also a kind of inner and outer ring which is providing the strength and reliability to that particular stator vanes. And after that we have seen that how we are getting a relief from the stresses develop on the turbine rotor blades. Kind of stress means thermal stresses, and I can say centrifugal load also it is facing. So, or a better way I can call them rotational stresses. So how we are getting relief from those two stresses, we have also seen the two method over there. So now let's start our this video from the another point based on turbine. So let's see what I have mentioned in my slide. Okay, first point is a series of grooves or notches conforming to the blade root design are broached in the rim of disc. तो कोई हम लोग ग्रूव्स वगैरह लगा के रखते हैं इस पे, मतलब अगर अपने को टरबाइन जो टरबाइन ब्लेड है उसका मतलब जो डिज़ाइन करना है, मतलब अब आपको डिस्क है, डिस्क के ऊपर जब टरबाइन ब्लेड को अटैच करना है तो हम लोग उसमें कुछ ग्रूव्स बना के रखते हैं जहाँ पे हम लोग ब्लेड को अटैच करेंगे. Then these grooves allow attachment of the turbine blade to the disc. At the same time, space is provided by the notches for thermal expansion of the disc. तो ये जो grooves और notches हम लोग डिस्क पे यानी कि रिम ऑफ द डिस्क पे हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, ये ब्लेड के अटैचमेंट के साथ साथ अपने को थर्मल एक्सपेंशन के लिए भी स्पेस प्रोवाइड करते हैं. Then sufficient clearance exists between the blade root and the notch to permit movement of the turbine blade when the disc is cold. तो आपको ये पॉइंट याद रखना है. इसमें बोलता है कि sufficient clearance exists between the blade root and the notch. जो ब्लेड का रूट है, मतलब जहाँ से आप अटैच कर रहे हैं, जो पार्ट आप अटैच कर रहे हैं नॉच से, वो हिस्सा ब्लेड रूट है और वो अलाउ करता है टरबाइन ब्लेड को काइंड ऑफ मूवमेंट, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट प्रोवाइड करता है जब डिस्क आपकी ठंडी रहती है तब. ठीक है, अब जैसे हीट होगी थर्मल एक्सपेंशन का स्पेस वो प्रोवाइड कर देगा. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. ड्यूरिंग इंजन ऑपरेशन एक्सपेंशन ऑफ डिस्क डिक्रीजेज द क्लियरेंस. तो जो क्लियरेंस आपने इनिशियली दिया है जब आप ब्लेड को अटैच कर रहे हैं उस नॉच में, और या फिर आप कह लीजिए ग्रूव में, तो वहाँ पे आपने एक स्पेस यानी कि क्लियरेंस जो दिया है वो क्लियरेंस आपका भर जाता है या कम हो जाता है जब इंजन ऑपरेशन स्टार्ट होता है, मतलब हाई टेम्परेचर टरबाइन ब्लेड फेस करते हैं तब. तो ये चारों पॉइंट्स अभी देख लेते हैं और आगे क्या है. हाँ, दिस कॉजेज द ब्लेड रूट टू फिट टाइटली इन द डिस्क रिम. इस वजह से हमारा जो ब्लेड है, ब्लेड रूट है, वो कस के उसमें फिट हो जाता है. तो अभी इस स्लाइड में अगर मैं देखूँ कि हाउ टू रिमेंबर द पॉइंट्स इन दिस स्लाइड और हाउ टू मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉइंट्स, तो पहले आप ये याद रख सकते हैं कि देखिए जो टरबाइन का डिस्क है यानी कि जो डिस्क है उस और उसका जो रिम है, रिम पे हमने ग्रूव्स और नॉचेस कर रखे हैं, वहाँ पे हम लोग ब्लेड को अटैच करते हैं. मतलब वो नॉचेस और ग्रूव्स इसलिए प्रोवाइड करे हुए हैं ताकि हम लोग ब्लेड को अटैच कर सकें. और ये कौन से इसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रोटर असेंबली की. तो रोटर पे आपने जो डिस्क मतलब रोटर डिस्क पे जो आपने ग्रूव्स दिए हैं उसमें ब्लेड को अटैच करना था, वो अटैचमेंट आप इस तरीके से करते कि उसमें थोड़ा सा क्लियरेंस आप प्रोवाइड करते हैं. क्लियरेंस प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब उसे कंबशन चैम्बर से जो हॉट गैसेस हैं विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेटर वेंस, जब वो रोटर ब्लेड पे टकराएंगी या फिर हाई टेम्परेचर जो ब्लेड को फेस करना है रोटर ब्लेड असेंबली को, उस समय मतलब जो एक्सपेंशन होगा गैसेस का टरबाइन असेंबली में, उस एक्सपेंशन की वजह से वो क्लियरेंस जो है यानी कि जो गैप रहेगा वो फिल हो जाएगा. फिल कैसे हो जाएगा, अब जो है एक्सपेंशन होगा ब्लेड्स के अंदर और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की वजह से वहाँ पे आपका जो क्लियरेंस है वो ब्लेड को टाइट फिट प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ पे क्या बोला, दिस कॉजेज द ब्लेड रूट टू फिट
tightly in the disc rim. As I have already mentioned कि जो टेम्परेचर रहता है वो गैसेस का वो टेम्परेचर आपका बहुत हाई रहता है आपके स्टेटर वेन असेंबली के पास। तो स्टेटर वेन असेंबली के बाद जैसे टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगता है क्योंकि वेलोसिटी राइज कर देता है स्टेटर वेन, बट रोटर असेंबली पे पहुंचने पे भी टेम्परेचर कोई इतना फ़र्क नहीं होता, मतलब इतना कम नहीं होता कि ब्लेड उसको मतलब इजीली बियर कर पाए। इसीलिए थोड़ा सा क्लियरेंस पहले प्रोवाइड किया जाता है उन नॉचेस के अंदर, वरना ब्लेड को मतलब एक्सपेंशन जब होगा तो ब्लेड हो सकता है, उन्हें अगर स्पेस नहीं रहा तो ब्लेड हो सकता है ब्रेक हो जाए या फिर उनका मटेरियल और ख़राब होकर वो मतलब स्पॉइल होने लगे ब्लेड। तो और ऐसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी देख लिया कि इसमें रोटेशनल और थर्मल स्ट्रेसेस जनरली टरबाइन रोटर ब्लेड को फेस करना ही पड़ता है। अगली स्लाइड में देखते हैं नाउ द अटैचमेंट ऑफ द टरबाइन शाफ्ट टू टरबाइन डिस्क। अब हम देखेंगे कि टरबाइन शाफ्ट को टरबाइन डिस्क से अटैचमेंट के लिए अपन क्या पॉइंट्स कवर करते हैं। पहला पॉइंट है कि टरबाइन शाफ्ट इज यूजुअली फैब्रिकेटेड फ्रॉम एलॉय स्टील। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि टरबाइन शाफ्ट जनरली फैब्रिकेटेड होती है एलॉय स्टील से। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द हाई टॉर्क लोड दैट आर एक्सर्टेड ऑन इट। उसे हाई वो इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो हाई टॉर्क लोड को भी बेयर कर पाए, क्योंकि उस पर कंटिन्यूसली आपका जो कहते हैं कि एक तरह से देखिए कंटिन्यूसली हाई वेलोसिटी गैसेस उस पर स्ट्राइक करते हैं, तो वो हाई टॉर्क लोड भी कैरी करना आना चाहिए। द मेथड ऑफ कनेक्टिंग द शाफ्ट टू द टरबाइन डिस्क वेरी, ये डिपेंड करेगा, यानी कि जो भी मेथड है वो धीरे धीरे हर डिस्क के हिसाब से या उसके असेंबली के हिसाब से चेंज हो सकता है। इन वन मेथड द शाफ्ट इज वेल्डेड टू द डिस्क विच हैज़ अ बट और प्रोट्रूजन प्रोवाइडेड फॉर द जॉइंट। तो कहीं पे आप वेल्डिंग करेंगे तो एक मेथड हो गया आपका वेल्डिंग वाला कि वेल्ड कर सकते हैं आप शाफ्ट को डिस्क से। दूसरा मेथड है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है वो बोल्टिंग। दिस मेथड रिक्वायर दैट द शाफ्ट हैव अ हब दैट फिट्स द मशीन सरफेस ऑन द डिस्क। तो गाइज यहाँ पे मैं आपसे फिर अगला पॉइंट देख लें। देन द बोल्ट आर इंसर्टेड थ्रू होल्स इन द शाफ्ट हब एंड एनकर्ड इन द टैप्ड होल इन द डिस्क। तो अगर इस स्लाइड में मैं आपको बात करूं तो ये बोल रहा है कि टरबाइन शाफ्ट को आप टरबाइन डिस्क से कैसे अटैच कर रहे हैं। तो अटैचमेंट के दौरान आपको याद क्या रखना, पहला तो टरबाइन शाफ्ट का जो फैब्रिकेशन है वो आपका एलॉय स्टील से है। उसके बाद टरबाइन शाफ्ट आपकी जो है वो कैपेबल होनी चाहिए हाई टॉर्क लेने, क्योंकि उसको कंप्रेसर ड्राइव करना है। तो जितने भी आरपीएम जैसे एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से मिलेंगे, एक्सपेंशन होगा टरबाइन असेंबली में, वो शाफ्ट में उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सारा टॉर्क हमारा ट्रांसफ़र करे हमारे कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए। फिर द मेथड ऑफ कनेक्ट, अब जो हम लोग दो मेथड हैं कनेक्टिंग के, एक वेल्डिंग हो गया और दूसरा बोल्टिंग हो गया। आप या तो बोल्ट टरबाइन शाफ्ट को टरबाइन डिस्क से या तो बोल्टिंग मेथड से अटैच कर सकते हैं या फिर वेल्डिंग करके अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है लास्ट पॉइंट में वो बोलता है बोल्ट आर इंसर्टेड थ्रू होल्स इन द शाफ्ट हब एंड एंकर्ड इन द टैप्ड होल इन द डिस्क। तो मतलब जहाँ पे बोल्टिंग आप करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई होल्स वगैरह रहेंगे, होल में आपको अटैच करके। अगर आपको डायग्राम याद हो, मैंने रोटर असेंबली का जो डायग्राम आपको दिखाया था उसमें वो बोल्टिंग मेथड ही था, जिसमें आपने मतलब देखा होगा कि बोल्ट अटैच किए हुए हैं टरबाइन शाफ्ट से डिस्क में। अब आगे देखते हैं। अब है टरबाइन शाफ्ट का कंप्रेसर रोटर हब से अटैचमेंट। टरबाइन शाफ्ट का अभी तक हमने देखा डिस्क से अटैचमेंट, अब टरबाइन शाफ्ट का कंप्रेसर के रोटर हब से अटैचमेंट, क्योंकि एक ही शाफ्ट पर टरबाइन के रोटर है और एक ही उसी शाफ्ट पे आपका कंप्रेसर भी कंप्रेसर के रोटर अटैच हैं। तो दिस इज यूजुअली अकम्प्लिश्ड बाय अ स्प्लाइन कट ऑन द फॉरवर्ड एंड ऑफ अ शाफ्ट। तो ये स्प्लाइन कट रहते हैं, तो यहाँ पे आपको जब अटैच करना है तो आपको ये कैसे होगा, स्प्लाइन कट ऑन द फॉरवर्ड एंड ऑफ अ शाफ्ट। जो शाफ्ट है यानी कि जहाँ पे आप कंप्रेसर रोटर अटैच करने वाले हैं वहाँ पे स्प्लाइन कट रहेगा। स्प्लाइन फिट्स इनटू द कपलिंग डिवाइस बिटवीन द कंप्रेसर एंड द टरबाइन शाफ्ट। तो शाफ्ट और कम जो आपकी टरबाइन जो शाफ्ट है, अब इस पर ब्लेड का अटैचमेंट करेंगे आप, तो ये भी एक कहीं ना कहीं डिस्क के ऊपर ही है, तो जो डिस्क रहेगी उस पर ही हमारे ब्लेड अटैच है, तो यहाँ पे एक कपलिंग डिवाइस भी रहेगा। तो स्प्लाइन फिट्स इनटू द कपलिंग डिवाइस बिटवीन द कंप्रेसर एंड टरबाइन शाफ्ट। देन इफ अ कपलिंग इज नॉट यूज्ड, अगर कपलिंग यूज नहीं की गई है तब
the spline end of a turbine shaft may fit into the spline recess in the compressor rotor hub. तो वहां पे एक recess मतलब एक स्पेस दिया होगा जिसमें आप अटैच कर सकते हैं कंप्रेसर असेंबली को या कंप्रेसर रोटर को. तो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर कपलिंग नहीं है देन द स्प्लाइन एंड ऑफ अ टरबाइन शाफ्ट मे फिट इनटू द स्प्लाइन रिसेस इन द कंप्रेसर रोटर हब. तो जो कंप्रेसर का रोटर हब है, रोटर वाला पार्ट है, उसका जो हब पार्ट होगा उसमें आपको कोई ना कोई गैप दिया होगा जिसमें आप टरबाइन शाफ्ट को फिट कर सकते हैं. This spline coupling arrangement this spline coupling arrangement is used almost exclusively with CFC centrifugal compressor engine, while axial compressor engine may use either of these described method. वो इन दोनों में से कोई भी, या तो स्प्लाइन कट या कपलिंग वाले, इन दोनों में से कोई भी एक प्रेफर कर सकता है. वेरे CFC के केस में आपको स्प्लाइन कपलिंग वाला अरेंजमेंट ही यूज करना पड़ेगा. मतलब यानी कि पहले दो पॉइंट की अगर मैं बात करूं इस स्लाइड के अंदर, तो पहले दो वाले पॉइंट जो हैं वो नेसेसरी हैं हमारे इस सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर के लिए, जहाँ पे स्प्लाइन कट और विद कपलिंग डिवाइस दोनों ही मौजूद हैं. तो उसे बोला स्प्लाइन कपलिंग अरेंजमेंट. वो हमारा CFC के केस में प्रेफर किया जाएगा, लेकिन एक्सियल के केस में कपलिंग हो या ना हो काम चल जाएगा. दोनों में से कोई भी मेथड प्रेफर किया जा सकता है. तो अब इस स्लाइड को वापस से रिकैप फॉर्म में देखते हैं. तो पहला पॉइंट आपका बोलता है कि आपको टरबाइन शाफ्ट को जब कंप्रेसर रोटर हब से अटैच करना है तो आप या तो एक कैसे अचीव कर सकते हैं, स्प्लाइन कट होगा फॉरवर्ड एंड ऑफ अ शाफ्ट पे, जो शाफ्ट होगी उस पर स्प्लाइन कट होगा, वहाँ उस स्प्लाइन फिट इनटू द कपलिंग डिवाइस बिटवीन द कंप्रेसर. अब वो स्प्लाइन जो है वो फिट हो जाएगा आपके कपलिंग डिवाइस में. कहाँ पे होगा, कंप्रेसर और टरबाइन शाफ्ट के बीच में जो कपलिंग होगा, कपलिंग की मदद से आप उस स्प्लाइन कट को फिट कर सकते हैं. एक वे हो गया. अगर कपलिंग नहीं है तो स्प्लाइन एंड ऑफ अ टरबाइन शाफ्ट में फिट इनटू द स्प्लाइन रिसेस इन द कंप्रेसर रोटर हब. तो कंप्रेसर रोटर हब के एक स्प्लाइन रिसेस होगा जिसमें जो टरबाइन शाफ्ट है वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगी. अगर कपलिंग नहीं है तो मतलब आप या तो कपलिंग यूज कर सकते हैं या कपलिंग नहीं यूज कर सकते. जब आप स्प्लाइन कट के साथ कपलिंग यूज कर रहे हैं तो आपका CFC मस्ट है, मतलब CFC ही होगा जहां पे आप ये प्रेफर कर रहे होंगे. अब एक्सियल फ्लो के केस में मैं कहूँगा ये दोनों ही, मतलब इनमें से कोई भी प्रेफर किया जा सकता है. बट CFC सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर अगर यूज़ किया गया तो वहाँ पे आपका स्प्लाइन के साथ साथ कपलिंग भी यूज हुआ होगा. स्प्लाइन कट के साथ साथ कपलिंग भी यूज होगा, तो मतलब उस अरेंजमेंट को बोलते हैं स्प्लाइन कपलिंग अरेंजमेंट CFC के केस में. वेयर एज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के केस में आप या तो स्प्लाइन कट यूज कर सकते हैं, कपलिंग यूज कर सकते हैं, या फिर मतलब बिना कपलिंग के भी आप यूज कर सकते हैं. मतलब पहले दोनों वाले जो पॉइंट है वो आपके एक्सियल फ्लो में आ सकते हैं, या फिर अगर कपलिंग नहीं है सिर्फ स्प्लाइन रेसिस की मदद से, वो भी आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं. ये था हमारा टरबाइन शाफ्ट से कंप्रेसर का अटैचमेंट. नाउ अब देखेंगे अटैचमेंट ऑफ टरबाइन ब्लेड. अब हम इसमें कवर करेंगे कि टरबाइन ब्लेड को कैसे अरेंज करना है. तो there are various ways of attaching turbine blade, some similar to the compressor blade attachment. The most satisfactory method is fir tree design. जनरली फर ट्री डिज़ाइन को प्रेफर किया जाता है. तो आप देख सकते हैं इस ब्लेड को, यहाँ पे ये फर ट्री अरेंजमेंट है, इसमें यहाँ पे ये स्पेसिंग में इसे फिट किया जाएगा. मतलब ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे ये फर ट्री अटैचमेंट है. इस अरेंजमेंट को फर ट्री अटैचमेंट कहते हैं और ये हमारा सेट किया जाएगा इसमें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now the blades are retained in their respective groove by variety of method, the more common of which are pinning, welding, lock tab and riveting. तो ये आपको याद रखने हैं कि जनरली ब्लेड को ग्रूव्स में सेट करने के लिए आप कई मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कॉमन कौन से हैं, पिनिंग, वेल्डिंग, लॉक टैप्स या फिर रिवेटिंग. ये चार कॉमन मेथड है, पिनिंग, वेल्डिंग, लॉक टैप्स और रिवेटिंग. The pinning method of blade retention is used frequently in various ways. Pinning method भी कुछ तरीकों से यूज किया जाता है. तो पहला कॉमन एप्लीकेशन ऑफ पिनिंग रिक्वायर अ स्मॉल नॉच टू बी ग्राउंड इन द एज ऑफ ब्लेड फर ट्री रूट प्रायर टू द ब्लेड इंस्टॉलेशन. मतलब एक नॉच किया जाता है पहले पिनिंग वाले. पिनिंग में भी जो डिफरेंट वे हैं उसमें एक वे में आपका पहले एक नॉच प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आप फर ट्री अटैचमेंट को इंस्टॉल करने वाले हैं. फर ट्री अटैचमेंट ऑफ अ ब्लेड को आप इंस्टॉल करने. आफ्टर द ब्लेड इज इंसर्टेड इनटू द डिस्क, द नॉच इज filled by disc metal which is flowed into it by a small punch mark made in the disc
अटैच एडजेसेंट टू द नॉच, तो नॉच के पास में एक स्मॉल पंच का मार्क होता है, उस मार्क के हिसाब से उसे सेट किया जाता है। तो पिनिंग मेथड में आपका ये आ गया एक तरीका। पिनिंग मेथड में कई सारे वे हैं, तो एक मेथड यही हो गया, एक नॉच प्रोवाइड किया जाएगा और उसके साथ आपको ब्लेड का फोल्ट्री अटैचमेंट इसमें एंटर करना होगा या उसे सेटिंग बनाना होगा। आपको इस स्लाइड में याद क्या रखना है कि ब्लेड को ग्रूव में सेट करने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिसमें हम लोग कॉमन जिसे बोलते हैं वो है पिनिंग, वेल्डिंग, लॉकिंग, लॉक टैप्स या रिवेटिंग। इसमें पिनिंग मेथड में भी जो है हमारे कई सारे तरीके हैं, जिसमें एक कॉमन एप्लीकेशन है जिसमें स्मॉल नॉच प्रोवाइड किया जाता है एज ऑफ द ब्लेड और फटरी रूट प्रायर टू द ब्लेड इंस्टॉलेशन। और दूसरे में यही बोलता है लास्ट पॉइंट में कि इसी चीज़ को आप मतलब कैसे इंसर्ट कर रहे हैं कि स्मॉल पंच मार्क रहेगा जस्ट एडजस्ट इनटू द नॉच, वहाँ पे आप इसको सेट कर देंगे। देन द टूल यूज फॉर दिस जॉब इज सिमिलर टू सेंटर पंच। सेंटर पंच के तरीके से मतलब जैसा सेंटर पंच दिखता है उसी तरीके का एक टूल रहता है जिसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है पिनिंग में। देन another method of blade retention is to construct the root of a blade so that it contains all the element necessary for its retention। मतलब खुद ही ब्लेड के जो ब्लेड का रूट है उसमें इस तरीके से अरेंजमेंट करना कि वो खुद ही सेट हो जाए। एक तो हो गया पंच की मदद से आपने सेट किया कि वहाँ पे अटैचमेंट किया, नॉच बना के उसे वहाँ पे सेट किया, और दूसरा है कि ब्लेड का मटेरियल इस तरीके से बना दिया कि वो खुद ही सेट हो जाएगा वहाँ पे, मतलब ब्लेड के रूट जो है इस तरीके से बना दिया कि वो खुद अच्छे से सेट हो जाएगा। कैसे? दिस मेथड यूज द ब्लेड रूट एज अ स्टॉप मेड ऑन वन एंड ऑफ अ रूट so that the blade can be inserted and removed in one direction only, while on the opposite end is a tang. दिस टैंग इज बेंट टू सिक्योर द ब्लेड इन द डिस्क। तो एक तरह से हुक फॉर्म में आप समझिए कि एक हुक बना के रखा जाता है, उस हुक की मदद से इसको सेट कर दिया जाएगा। और ये एक तरीका हो गया। एक तरीके में हमने सेंटर पंच का इस्तेमाल किया, जिसे पिनिंग का एक वन ऑफ द वे बोला गया कि आप अटैच कर रहे हैं तो वहाँ पे नॉच बना के रखा और नॉच के साथ एक मार्किंग की गई और सेंटर पंच उसमें सेंटर पंच जैसा एक टेल यूज हो गया, वो अटैच हो गया। दूसरे में आपको बताया गया कि जो ब्लेड रूट है उसी में एक इस तरीके से बना के रखना कि ताकि वो पूरा अच्छे से सेट हो जाए, मतलब वो अपने आप ही सेट हो जाएगा इसमें। लेकिन क्या है, ये एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकता है और उसको मतलब अपोजिट साइड में टैंग मतलब अ काइंड ऑफ हैंडल उसे हुक टाइप रहेगा और आप उसे रिमूव भी कर पाएंगे आसानी से। नाउ ये रिवेट मेथड है टरबाइन ब्लेड रिटेंशन का, रिवेटिंग मेथड हो गया, ये आप देख सकते हैं फॉर्म में रिवेटिंग मेथड है। देन टरबाइन ब्लेड्स में बी ईदर फोर्ज और कास्ट डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ एलॉय, किस टाइप का एलॉय कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया टरबाइन ब्लेड में बी ईदर फोर्ज और कास्ट। मोस्ट ब्लेड आर प्रिसिशन कास्ट एंड फिनिश ग्राउंड टू द डिजायर्ड शेप, तो जनरली डिजायर्ड शेप देने के लिए इन्हें कास्ट और फिनिश किया जाता है। मोस्ट ब्लेड आर कास्ट एज ए सिंगल क्रिस्टल विच गिव्स द ब्लेड बेटर स्ट्रेंथ एंड हीट प्रॉपर्टी, तो कई सारे टरबाइन ब्लेड जो हैं वो सिंगल क्रिस्टल फॉर्म में कास्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और हीट प्रॉपर्टीज़ में हेल्प होती है। Heat barrier coating such as ceramic coating and airflow cooling help keep the turbine blade and inlet nozzle cooler। तो हीट बैरियर कोटिंग यानी कि एक सेरामिक कोटिंग की जाती है, सेरामिक कोटिंग इसीलिए कि टरबाइन ब्लेड और जो इनलेट नोजल यानी कि आईजी इनलेट नोजल की बात यहाँ पे टरबाइन नोजल गाइड वेन की बात हो रही है, तो एनजीवी और आपके रोटर ब्लेड जो हैं उन दोनों को कूल रखने के लिए जनरली सेरामिक कोटिंग की जाती है टरबाइन ब्लेड्स पे। जनरली टरबाइन असेंबली में सेरामिक कोटिंग की जाती है जो कि एक तरह से ब्लेड्स को हीट प्रॉपर्टी से बचाने में मदद करते हैं, ठंडा रखने में कोशिश करते हैं सेरामिक कोटिंग की वजह से। तो एयर एंड एयर फ्लो कूलिंग हेल्प कीप द टरबाइन ब्लेड एंड इनलेट नोजल कूलिंग, तो जो भी है एयर फ्लो उसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो हीट बैरियर कोटिंग जनरली सेरामिक कोटिंग होती है। दिस अलाउ एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर टू बी रेज इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इस वजह से जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, मतलब नोजल के पास वाला टेम्परेचर एक तरह से बढ़ जाता है और इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है जिस तरीके से, क्योंकि सेरामिक कोटिंग क्या है एक तरह से हीट रजिस्ट करने का काम करता है और ये हीटिंग क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है, तो हीट बैरियर कोटिंग इसको बोलते हैं। तो एक तरह से आपका अगर ब्लेड्स कूल रहेंगे तो आपका एग्जॉस्ट गैसेस जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा और एफिशिएंसी ऑफ द इंजन को भी इम्प्रूव करेगा, एफिशिएंसी ऑफ इंजन बढ़ जाएगी। नाउ टरबाइन ब्लेड विद कूलिंग होल्स, ये आप डायग्राम देख सकते हैं
इसमें जो होल्स प्रोवाइड करेंगे, तो एक मेथड ये भी हो गया, टरबाइन ब्लेड पे थोड़े थोड़े होल्स करके रखे हुए हैं। Most turbines are open at the outer perimeter of the blade. However, the second type called the shrouding turbine is sometimes used. तो कुछ टरबाइन ब्लेड क्या हैं जो बाहर आउटर एरिया है उनका वो ओपन रहता है, और दूसरे कुछ होते हैं जो श्राउडेड टरबाइन कहलाते हैं। तो श्राउडेड टरबाइन जनरली प्रेफर किए जाते हैं। श्राउडेड टरबाइन ब्लेड इन इफेक्ट फॉर्म अ बैंड अराउंड द आउटर पैरामीटर ऑफ द टरबाइन व्हील। जो टरबाइन व्हील, अब पहले ये आपको याद रखना है टरबाइन व्हील क्या है। टरबाइन व्हील मतलब ये हो गया आपका इस समय डिस्क के ऊपर ब्लेड सेट है, मतलब पूरा रोटर असेंबली रेडी है, उसको टरबाइन व्हील बोलते हैं। तो श्राउडेड टरबाइन ब्लेड इन इफेक्ट फॉर्म अ बैंड अराउंड द आउटर पैरामीटर ऑफ टरबाइन व्हील। This improve efficiency and vibration characteristic and permit lighter stage weight। तो इससे फ़ायदा, श्राउडिंग से फ़ायदा क्या हुआ, आपके वाइब्रेशन को एलिमिनेट करने में काम करेगा। तो श्राउडिंग प्रोवाइड की है तो वाइब्रेशन आपकी रिड्यूस हो जाएंगी, जो इंजन में होने वाली है ब्लेड्स में, वो वाइब्रेशन रिड्यूस होंगी तो ब्लेड लूज आसानी से नहीं होगा। फिर उसके साथ साथ इट ऑलवेज परमिट द लाइटर स्टेज वेट। जो स्टेज का वेट होगा, मतलब स्टेटर रोटर का एक टोटल मिला के जो वेट है, वो स्टेज का वेट भी कम हो जाएगा श्राउडिंग टरबाइन ब्लेड की मदद से। तो आपकी वाइब्रेशन भी कम हुई और एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इट लिमिट्स टरबाइन आरपीएम स्पीड एंड रिक्वायर मोर ब्लेड। बट इसके साथ साथ क्या हुआ, टरबाइन की स्पीड में जो है वो कटौती हो गई, मतलब एक तरह से लिमिटेड टरबाइन स्पीड हो गए। ऑल्सो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लेड लगने लगेंगे, जब श्राउडिंग आप करेंगे तो नंबर ऑफ ब्लेड आपके बढ़ जाएंगे। तो इट लिमिट्स टरबाइन स्पीड को लिमिटेशन भी मिली, एंड रिक्वायर मोर ब्लेड, ब्लेड आपके ज़्यादा यूज़ होंगे, मोर ब्लेड रिक्वायरमेंट हो गई। इस तरीके से श्राउडिंग प्लेट दिखते हैं। यू गाइस कैन हैव अ लुक। ओके गाइस, तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा इस वीडियो को, और अब अगले वीडियो के लिए आप वेट करिए, अगला वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगा। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन वेल, एंड you guys will have a better understanding of this video also. Just watch those two videos also along with this video, then only you will have a kind of better understanding for the turbine. अब मैं अगला वीडियो जब टरबाइन का पोस्ट करूँगा तो उसमें मैं समझता हूँ मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगा, और टरबाइन का मतलब जो भी पॉइंट्स हैं